साथियों नमस्कार। साथियों, इन दिनों देश में कई गतिविधियां चल रही हैं। इंटरनेशनली भी हम जानते हैं किस तरह से यूएस और ईरान का वॉर पूरे ग्लोबल ऑर्डर को प्रभावित कर रहा है। साथ ही धीरे धीरे कई ऐसी गतिविधियां होती चली जा रही हैं जो आने वाले भविष्य की ओर संकेत करती हैं कि भारत के दुश्मन सेफ नहीं हैं। कोई अब ये सोचे कि भारत के बारे में उल्टा सीधा बयान दे देगा और भारत उसे बस कैसे भी करके शांति से वार्ता करके उसे सुलझा देगा, तो वो भूल जाए, तुम अगर हमको छेड़ोगे तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, फिर चाहे तुम कोई भी हो। और ये सारी चीज़ें हम न सिर्फ छोटे छोटे एग्रीमेंट से बता चुके हैं, बल्कि अभी यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भारत आए हुए थे, मार्को रूबियो, उनको भी हमने बता दिया। जिस तरह से हमने उनका स्वागत किया, वो आदमी पहले कोलकाता जाता है, वहाँ क्रिश्चियन मिशनरीज से मिलता है, उसके बाद दिल्ली आता है। दिल्ली में वो ये सोचे कि उसे जयशंकर साहब जाकर रिसीव करेंगे या मोदी जी जाकर रिसीव करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। केवल हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अधिकारी लोगों ने जाकर के रिसीव किया था। हम कोई बहुत ज़्यादा तुम्हें बहुत बड़ी चीज़ मान के नहीं चल रहे हैं। बावजूद उसके दिल्ली में आकर के उसे बातचीत करनी पड़ी, कई मुद्दों पर अपनी बात रखनी पड़ी, फिर चाहे क्वाड पर रखनी हो या अमेरिका से ऑयल और गैस खरीदने की बात हो या आने वाले समय में ईरान वॉर को लेकर के हो, भारत में जिस तरह से अमेरिका ने अपने टैरिफ लगाए थे उनके बारे में बात हो, ट्रेड बढ़ाने के बारे में बात हो। उनको समझ में आ गया है यूएस को कि जिस तरह से टैरिफ लगा करके हमने भारत के साथ संबंध खराब किए हैं, इनसे अल्टीमेटली इकोनॉमिकली देखा जाए तो यूएस पर ही असर पड़ना है। इसलिए भारत जैसे बड़े बाजार, जिस पर यूरोप की भी नज़र थी, जिस पर छोटे छोटे देशों की भी नज़र थी, फिर चाहे नेदरलैंड्स हो, इटली हो, स्वीडन हो, नॉर्वे हो, या इधर चले जाएं तो आसियान कंट्रीज़ हों, छोटे छोटे देश भी भारत से संबंध बना के चल रहे हैं, क्योंकि उन्हें बाजार चाहिए, हमें टेक्नोलॉजी चाहिए। वहाँ अमेरिका उल्टा ही चल रहा था, हम पे टैरिफ लगा के हमसे संबंध खराब कर रहा है। अब उसे समझ में आ गया कि अगर माल बेचना है तो यहाँ बेच दो, 150 करोड़ लोग रहते हैं, अच्छा खासा माल बिक जाएगा। बट अब हम अपनी शर्तों पे काम करेंगे, क्योंकि हमें देखना है अपना फ़ायदा। हम ना यूएस को देख के काम करते, ना रशिया को देख के काम करते, ना किसी और को देख करके काम करते। हमें गल्फ़ कंट्री से पहले ऑयल आता था, हमारा 50 से 55% तेल वहीं से मंगाते थे हम। इस समय वहाँ से 25 से 30% ही आ पा रहा है, बाकी हम अब मंगा रहे हैं वेनेजुला से। वेनेजुला तीसरे नंबर पर आ चुका है हमको तेल देने के मामले में, और हमारे पास उस लेवल की रिफाइनरीज हैं कि वेनेजुला के गाढ़े और थिक तेल को भी हम रिफाइन कर सकते हैं। इसलिए सबसे सस्ता तेल वेनेजुला बेच रहा है और हम ले रहे हैं। बेशक अमेरिका की कंपनीज जाकर के वहाँ पर क्रूड ऑयल निकाल करके बेच रही हूँ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम ज़्यादा किसी के कोई ये सोचे कि हम किसी का फेवर करेंगे ना, हम उसी का फेवर करेंगे जिससे भारत को फ़ायदा होगा। तो ये मार्को रूबियो को हमने बता दिया, पॉइंट नंबर 1। अब आते हैं दूसरी बात पर, जो साइप्रस वाली मैं बात बता रहा हूँ कि साइप्रस के राष्ट्रपति भारत आए हुए थे, जिन्होंने भारत के साथ कई डील्स करी। भारत ने कुछ ऐसे बयान दिए जिससे साइप्रस को मजबूती मिली और टर्की हिल गया। अब आप एक चीज़ देखो, कई बार आप लोग मेरे से पूछते हो कि साहब आप ये खबर बता रहे हो, ये कैसे कह सकते हो, आने वाले समय में ये होगा, ये कैसे कह सकते हो। कई लोगों को लगता है कैसे कह सकते हो, तो आज मैं बताता हूँ कैसे कह सकते हो। एक नमूना पेश करता हूँ। देखिए, भारत ने साइप्रस के साथ अपने संबंध अपग्रेड किए, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। मैंने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में पहले ही बताया था। हम नेदरलैंड्स के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर चुके हैं, स्वीडन के साथ कर चुके हैं, और इटली के साथ स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की है, वहाँ स्पेशल बनता है। पर साइप्रस के साथ अभी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ही है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप क्या होती है फिर से बता देता हूँ। जब आप केवल ट्रेड और कल्चरल टाइज से भी बढ़ करके आगे बढ़ते हो कि भाई हम केवल व्यापार ही नहीं करेंगे, हम केवल कल्चर ही शेयर नहीं करेंगे, हम डिफेंस को भी शेयर करेंगे, हम आने वाले समय के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, 10 साल 15 साल तक, और हम इस लेवल का डील करेंगे, एग्रीमेंट करेंगे कि सरकारें चाहे आपके देश में बदल जाएं चाहे हमारे देश में बदल जाएं, ये एग्रीमेंट या ये डील्स नहीं बदलेंगी। जब भविष्य का देख करके कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया जाता है डिफेंस में, स्पेस में, कल्चर में, ट्रेड में, एनर्जी में, तब इसे स्ट्रेटेजिक कहा जाता है कि एक रणनीतिगत किया गया और एक ऐसा एग्रीमेंट या ऐसी पार्टनरशिप जिसके होने या न होने से एक बड़े स्तर पर और देशों को भी फर्क पड़ता हो, उसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो ये हमने करी है, साइबर सिक्योरिटी में करी है और डिफेंस में करी है, डिफेंस कॉपरेशन। अब ये डिफेंस कॉपरेशन से होगा क्या बताता हूँ, अभी साइप्रस का इतिहास बताऊंगा, फिर आप समझेंगे। ठीक है, ये हमने करी है। क्या किया है क्या नहीं किया, हल्की हल्की बातें हैं। हमने 6 पैक्ट्स किए हैं, जिसमें MOU ऑन एस्टेब्लिशिंग अ जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन काउंटर टेररिज्म। टेररिज्म के विरुद्ध साइप्रस और हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे। क्यों करेंगे बताता हूँ। In the field of diplomatic training, in
इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में काम करेंगे। ऑफिशियल कोऑर्डिनेशन करेंगे। कॉपरेशन ऑन सर्च एंड रेस्क्यू, किसी को बचाना है या कोई सर्च करना है उसमें करेंगे। हायर एजुकेशन में करेंगे, रिसर्च में करेंगे। कल्चरल कॉर्पोरेशन, आप गौर करना मोदी जी जिन भी देशों के साथ कोई भी एग्रीमेंट कर रहे हैं, कोई भी एमओयू साइन कर रहे हैं, उसमें कल्चरल ब्रांच जरूर आ रही है। हम कल्चर को प्रमोट करने में लगे हुए हैं, योग को कर चुके हैं, आयुर्वेद को आगे बढ़ा रहे हैं। धीरे धीरे भारत के जो ऐतिहासिक पुरातत्व चीज़ें थी उनको भी आगे लेकर के लोगों को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, तो हम उसको भी तवज्जो दे रहे हैं 2026 से 2030 के बीच में। चलो साहब, ये बात हो गई। ऑफिशियल्स सेड साइप्रस इज कीन टू प्रोक्योर मिलिट्री इक्विपमेंट फ्रॉम इंडिया। साइप्रस भारत से मिलिट्री इक्विपमेंट्स लेगा। अभी देखिए क्यों लेगा। इंक्लूडिंग ड्रोन्स एंड मिसाइल्स, जो हमारी इतनी प्रभावशाली हैं, विच हैव बीन टेस्टेड लास्ट ईयर ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर अगेंस्ट पाकिस्तान। पाकिस्तान के अगेंस्ट हमने यूज करके दुनिया को बता दिया था कि हमारे पास कितने अच्छे हथियार हैं, आइए ले लीजिए, सस्ते भी हैं। साइप्रस लेना चाहता है, हम देना चाहते हैं। हम साइप्रस से काउंटर टेररिज्म डील भी किए हैं, हम साइप्रस के साथ सर्च और रेस्क्यू की डील भी किए हैं, हम साइप्रस को ये सारे हथियार भी देंगे। क्यों देंगे, पहले जल्दी से बताता हूँ, फिर आगे की बात मैं आपसे करूँगा। हम साइप्रस को ये सारी चीज़ें इसलिए दे रहे हैं, पहले मैं साइप्रस बताता हूँ आपको, क्योंकि कई लोग हो सकता है कन्फ्यूज़ हो जाए। ये आपने मिडिल ईस्ट का नक्शा देखा है, इधर आपने टर्की देखा है, टर्की के नीचे एक आइलैंड देख रहे हैं आप, इसे बोलते हैं साइप्रस नाम का छोटा सा देश। इसको अगर मैं और जूम करूं तो टर्की के नीचे ये है साइप्रस नाम का एक आइलैंड कंट्री। इसको जूम करूं तो ये आपको इस तरह से नक्शा दिखाई देगा। इसमें जो लाल वाला पोर्शन है इसे बोलते हैं नॉर्दर्न साइप्रस, और जो ये नीला वाला है इसे बोलते हैं साइप्रस या दक्षिणी साइप्रस। अब साहब हुआ क्या है कि ये जो आइलैंड है ये एक्चुअली एक ज़माने में यहाँ पर लोग अब से नहीं हजारों साल से रह रहे हैं। विद द टाइम जैसे जैसे ग्रीक की सभ्यता आगे बढ़ी तो ग्रीक के लोग आकर के यहाँ बस गए। ग्रीक जो ग्रीस आप देख रहे हैं, ये लोग आकर के यहाँ बस गए, पूरे साइप्रस पे बसे रहे, धीरे धीरे अपना काम चलाते रहे। फिर एक टाइम पर ऑटोमन एम्पायर यहाँ फैल गया। 300 साल तक ऑटोमन एम्पायर यहाँ फैला रहा। ऑटोमन यानी कि जब टर्की का शासन हुआ करता था एक बड़े क्षेत्रफल पे, तो इस पे भी था। उसके बाद यहाँ पर 1878 में ब्रिटेन ने अपना आना स्टार्ट किया, दस्तक देना स्टार्ट किया, और धीरे धीरे ब्रिटेन ने इस पर कब्जा करते करते 1925 तक पूरी तरह से साइप्रस को अपने कंट्रोल में ले लिया था ब्रिटेन ने। फिर धीरे धीरे साइप्रस ने आज़ादी की मांग करी और 1960 में ब्रिटेन ने इसको आज़ाद कर दिया। 1960 में आज़ाद करने के बाद में ये साइप्रस पर रहने वाले ग्रीक लोग, जो ग्रीक सभ्यता को फॉलो करते थे, ग्रीस वाले, इन लोगों ने सोचा कि क्यों ना तख्ता पलट कर दें और ग्रीस के साथ जाके मिल जाए। जैसे कल को पाकिस्तान को ये ख्याल आए कि हम थे तो हिंदुस्तानी ही, क्यों ना पाकिस्तान में तख्ता पलट करके हिंदुस्तान से ही मिल जाए। ये ख्याल इन लोगों को आया और इन लोगों ने तख्ता पलट करके ग्रीस से मिलने का निर्णय किया। बात है 1974 की। जैसे ही ये कार्रवाई आगे बढ़ती तुरंत टर्की ने इस पर अटैक कर दिया और टर्की ने इसको ग्रीस से नहीं मिलने दिया। अटैक करने के बाद में उस पोर्शन पर कब्जा कर लिया टर्की ने जहां पर मुसलमान ज़्यादा रहते थे या इस्लामिस्ट ज़्यादा रहते थे। क्योंकि जब ओटोमन एम्पायर का शासन यहाँ रहा था 300 साल तक, तो कई लोग मुसलमान भी यहाँ बन गए थे। अब वो टर्की से आए थे कि यहीं के बन गए थे, ये कहना बड़ा मुश्किल है, बट यहाँ मुसलमानों का एक अच्छा खासा सेक्शन था जिन्हें माइनॉरिटीज़ कहा जाता था यहाँ पर, जैसे भारत में कहा जाता है। तो उन लोगों ने डिमांड करी कि हमें टर्की के साथ जाना है, तो टर्की ने उस क्षेत्र को कब्जा कर लिया और आज नॉर्दर्न साइप्रस टर्की के अंडर में है। टर्की ये ख्वाब देखता है कि एक दिन पूरे साइप्रस पर कब्जा करेंगे, और साउथ वाले ख्वाब देखते हैं कि एक दिन टर्की से आज़ाद कराएंगे। इसी बात को लेकर के टर्की और साइप्रस के बीच में लड़ाई रहती है। जब जब साइप्रस में कोई जाता है तब तब टर्की को दुख होता है। साइप्रस को हर कोई मान्यता दे चुका है, केवल टर्की है जो इसको देश के रूप में मान्यता नहीं देता। साइप्रस में जनरली भारत के प्रधानमंत्री नहीं गए हैं। पिछले साल भारत के प्रधानमंत्री जब G7 की मीटिंग में एक मेहमान के तौर पर कनाडा जा रहे थे तो पहले साइप्रस गए थे। साइप्रस में जाकर के कुछ तस्वीरें खिंचाई थी, और तस्वीरें भी इस तरह से कि देखो मैं वो टर्की की पहाड़ियाँ देख रहा हूँ। इस तरह से टर्की के लिए यही काफ़ी था कि उसको टेंशन रहे। अब साइप्रस के राष्ट्रपति को हमने यहाँ बुला लिया। अच्छा, साइप्रस के साथ 2 महीने पहले हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, उनके डिफेंस मिनिस्टर के साथ भी कुछ बातचीत किए थे, जिसमें बातचीत शायद स्टार्ट रही होगी, जिसको अब मोदी जी ने मिलकर के फाइनलाइज कर दिया कि डिफेंस कॉपरेशन। अब अगर हम साइप्रस को किसी भी कीमत पर या साइप्रस को हथियार देते हैं तो हमेशा टर्की को टेंशन रहेगी कि यार ये साइप्रस को भारत हथियार दे रहा है,
और हम टर्की को टेंशन क्यों देना चाहते हैं? क्योंकि जब हम ऑपरेशन सिंदूर चला रहे थे तब देखा गया था कि टर्की लगातार पाकिस्तान की मदद कर रहा था, फिर चाहे नेवी के माध्यम से सामान पहुंचाना हो या कार्गो जहाज के माध्यम से बाय एयर पहुंचाना हो या इंटेलिजेंस देना हो या अपने ड्रोन्स देना हो। हमने कहा अच्छा टर्की ऐसे आ रहे हो। साथ ही टर्की धारा 370 को लेकर के भी बयान दिया था और कश्मीर के मुद्दे पर कई बार पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाता दिखा है। तो तुम हमारे कश्मीर के बारे में कुछ भी बोलोगे और हम उसे जाने देंगे, ऐसे नहीं हो सकता भैया। हम साइप्रस के बारे में बोलेंगे और हमने बोल दिया। क्या बोला देख लीजिए। मोदी एक्सप्रेसेस सपोर्ट फॉर द सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ साइप्रस। मोदी जी ने साइप्रस की क्षेत्रीय अखंडता और जो स्वतंत्रता है, स्वाधीनता है, उसको पूरी तरह से सराहा है। मोदी जी का कहना है कि ये एक स्वाधीन, स्वतंत्र और किसी पर भी डिपेंडेंट देश नहीं है, इसलिए हम इसका सम्मान करते हैं और हम चाहते हैं कि इसी तरह से इंडिपेंडेंट रहे, ये अपनी सॉवरेनिटी को, संप्रभुता को इसी तरह से एंजॉय करे। हम इसका सपोर्ट करते हैं। इस बात से टर्की और लाल हो गया होगा, हो जा। अच्छा, हम टर्की को घेर रहे हैं, इसके पीछे कई कारण हैं। चलो, टर्की पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, समझ में आता है। टर्की एक और हिमाकत कर रहा है। टर्की हिमाकत क्या कर रहा है आप देख लीजिए। टर्की एंड बांग्लादेश स्ट्रेटेजिक एम्ब्रेस और टेम्पोररी अलाइनमेंट। पिछले साल से मैं कई वीडियो बना चुका हूं जहां मैंने ये सबूत दिए थे कि टर्की बांग्लादेश में डिफेंस के मामले में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, बांग्लादेश के लोगों को डिफेंस ट्रेनिंग दे रहा है। बांग्लादेश में जो ढाका यूनिवर्सिटी है वहाँ इसने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, वहाँ के लोगों को इस तरह का पाठ पढ़ा रहा है कि वो भारत के अगेंस्ट है। वहाँ पर धीरे धीरे अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहा है बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश में बड़ा इंटरेस्टेड है ये। अभी दिल्ली में जब कार फटी थी, आपको याद होगा, उस समय मैंने कहा था कि अभी इसके तार खुले नहीं है कि वास्तव में हमला किसने कराया है, लेकिन जब भी खुलेंगे तो इसमें आप सिर्फ पाकिस्तान को इंडल्ज नहीं पाएंगे, इसमें बांग्लादेश का बहुत बड़ा हाथ होगा। फिर विद द टाइम एक खबर आई थी कि बांग्लादेश में रह करके एक आतंकी कुछ लोगों को ट्रेनिंग दे रहा था कि किस तरह से कार में बैठ करके उसे उड़ाया जाता है। उसके कुछ लिंक्स भारत में निकले थे। और फिर मैंने ये कहा था कि केवल बांग्लादेश भी नहीं है, इसके पीछे कहीं ना कहीं टर्की का भी हाथ है, क्योंकि बांग्लादेशियों की इतनी औकात नहीं है कि इस लेवल पे घुस करके और इंटेलिजेंस शेयर कर ले। तो टर्की इस समय सबका खलीफा बनने पे लगा हुआ है। टर्की को मालूम है कि चीज़ और बता दूं आपको, लगे हाथ क्या करता हूँ, कोई एक टॉपिक छेड़ता हूँ तो उसमें लगता है कि ये भी समझा दूँ और ये भी समझा दूँ। देखो, जो लोग एक्चुअली नया सब्सक्राइब करते हैं, जो नए जुड़े हैं, उनको नहीं पता रहता, या कई लोग चाहते हैं कि दोबारा रिपीट करें, तो इसलिए बता रहा हूँ। पूरे मुसलमान जगत का मसीहा बनने के ख्वाब देखते हैं कुछ देश, जिनमें एक है ईरान। ये कहता है कि शियाओं का सबसे बड़ा देश हम हैं और ज़्यादा साइंटिफिक हमें, हमसे ज़्यादा साइंटिफिक टेम्परामेंट किसी का नहीं है, तो हम सबके लीडर हैं। और इस समय जिस हिसाब से यूएस से लड़ रहा है तो अपनी लीडरशिप को और ज़्यादा पुख्ता तरीके से आगे रख रहा है। सऊदी कहता है कि नहीं साहब, हम हैं, सुन्नी कंट्री हैं हम और दुनिया में सुन्नी मुसलमान ज़्यादा हैं, तो हम उनके लीडर हैं क्योंकि मक्का मदीना यही है। इसके अलावा टर्की कहता है कि नहीं साहब, हम हैं, क्योंकि एक टाइम पर ऑटोमन एम्पायर हमारा हुआ करता था, सब का सब आपका क्षेत्र हमारे कब्जे में था और हमारा ही खलीफा था, जो कह देता था वो सब मुस्लिम जगत को मानना पड़ता था। इसमें एक भिखारी आया जिसका नाम है पाकिस्तान। ये कहता है कि हमें बनना चाहिए क्योंकि न्यूक्लियर बम तो हमारे पास ही है। तो सब जानते हैं भिखारी है, न्यूक्लियर बम बकता रहता है, लेकिन कोई मतलब नहीं, तो ऐसा तो छोड़ ही दो। इस समय ईरान जिस हिसाब से पिट रहा है, या ईरान जिस हिसाब से युद्ध में जा रखा है, सबको पता है कि 1 साल 1.5 साल, जब 2 साल जब भी युद्ध खत्म होगा तो ईरान कमजोर हो चुका होगा और ईरान भी इस स्थिति में नहीं रहेगा कि किसी का लीडर बन पाए। सऊदी ने अपने यहाँ पर अपने नॉर्म्स इतने ज़्यादा लचीले कर दिए हैं, जैसे वहाँ पर मोहम्मद बिन सलमान ने वहाँ पर कई चीज़ें ओपन कर दी हैं, अपने आप को एक तरीके से लिबरल कर दिया है। तो लगता नहीं है कि सऊदी ये ख्वाब देखेगा कि हम सबके लीडर बन जाएं। और सऊदी को ये भी पता है कि जिस हिसाब से ईरान हमले कर रहा है और यूएस जिसने जिम्मेदारी ली थी कि सऊदी की रक्षा करेंगे, वो सऊदी की रक्षा नहीं कर पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में सऊदी इन लफड़ों में पड़ने के बजाय अपने देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाना चाहेगा। और जैसे जैसे अब दुनिया तेल से और ये ऑयल से अलग हो रही है, क्रूड ऑयल से अलग हो रही है, अपने आप को अन्य टेक्नोलॉजीज पर निर्भर कर रही है, तो सऊदी को भी अपने अन्य संसाधन खोलने होंगे जिससे उसकी इकोनॉमी चल पाए। हमेशा तेल के सहारे नहीं चल पाएगी, तो ये अपनी इकोनॉमी खोलने में लगा हुआ है। स्मार्ट मूव है इसका। लेकिन इनको एक अलग ही ख्वाब सूझ रहा है कि जब कोई नहीं है मैदान में तो क्यों ना मैं सबका खलीफा बनूं।
इस ख्वाब के चलते ये पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, बांग्लादेश को सपोर्ट करता है और भारत पर इस तरह से टिप्पणियां करता है या भारत को ऑपरेशन सिंदूर में हराने की कोशिश करता है वाया पाकिस्तान। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि खतरा जो है आने वाले समय में जो लोगों को लगता है, और जब ईरान वॉर स्टार्ट हुआ था तो मैंने आपसे ये भी कहा था कि इजराइल ने बेशक ईरान पर हमला करके वॉर स्टार्ट किया है, वॉर चलेगा, ईरान हारेगा, ईरान के बाद नंबर आएगा पाकिस्तान का, ठीक है, अगर इजराइल के थ्रू आया तो, वरना हम तो इसे कभी भी देख ही लेंगे, मुझे लग रहा है हम ही इसका नंबर लेंगे। इजराइल ने कई बार पाकिस्तान के खिलाफ बयान दिया है कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है और उस पर भी हमें नज़र रखनी होगी। साथ ही मैंने ये कहा था कि जब ये पूरा ऐसे साइकिल आएगा फिर इन सब जगहों पर डी रेडिकलाइजेशन होगा, जहां जहां कट्टरपंथी ग्रुप्स बने सबको ख़त्म किया जाएगा, जिसमें इजराइल का बहुत बड़ा हाथ होगा और अंत में मामला जाएगा टर्की पर। इजराइल टर्की को भी लपेटे में लेगा और इजराइल ये बात कह चुका है। और कब कही है इजराइल ने ये बात? कही है, कई बार कही है, लेटेस्ट कब कही है वो बता रहा हूं। लेटेस्ट कही है 20 मई को, अभी 4-5 दिन पहले इजराइल ने 20 मई को ये बात कही है और 2-4 दिन बाद हम साइप्रस से मिल रहे हैं, डील कर रहे हैं। और इसके थोड़े दिनों पहले टर्की ने अपने यहाँ पर बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया था, जो मैक 25 यानी कि साउंड की स्पीड से भी 25 गुना तेजी से चलती है और इसकी रेंज 6000 किलोमीटर है, जो कि भारत तक पहुंचती है। यानी कि इस टर्की ये बताना चाह रहा है कि कल को हम चाहें तो सीधे भारत पर भी अटैक कर सकते हैं। टर्की ने ये काम किया अभी 7 मई को। उसके बाद 20 मई को जवाब आता है इजराइल का कि टर्की हमारा दुश्मन है, इसे छोड़ना नहीं है। और 24 मई को हम देखते हैं कि भारत और साइप्रस में डील हो जाती है। तो यहां पर इजराइल और भारत टर्की के विरुद्ध एक साथ रिएक्ट करते दिखाई दिए हैं 2-4 दिन के अंदर अंदर। और सुनो, जब ईरान पर हमला हुआ था उससे 2 दिन पहले ही मोदी जी मिलकर के आए थे इजराइल से। और सुनो, जब जब पाकिस्तान भारत के खिलाफ कोई टिप्पणी करता है तब तब इजराइल की तरफ से कोई बयान आता है। इतनी 2 चीज़ें एक साथ होना भारत और इजराइल के द्वारा काफ़ी है ये बताने के लिए कि इस क्षेत्र में जितना भी कट्टरपंथ है इसको ख़त्म करने में भारत और इजराइल मिल के काम कर रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि मुझे इन दोनों की जुगलबंदी दिखाई देती है। आप कहते हो ना कि आप कैसे कह सकते हो, अगर मैं कैसे कह सकता हूं तो फिर आप बताओ ऐसा क्यों होता है कि जिस चीज़ पर भारत रिएक्ट करता है 4 दिन बाद इजराइल कर देता है, और जिस पर इजराइल रिएक्ट करता है 4 दिन बाद भारत कुछ कर देता है। ये इत्तेफाक नहीं होता, एक बार हो जाएगा, हर बार नहीं होता। ये बात थी, लगे हाथ। देखो जब बड़ी बड़ी डील्स हो रही होती है ना, साइप्रस से डील हो रही है, उधर वो इजराइल ने कोई बयान दे दिया, चलो मान लो टर्की ने भी एक मिसाइल का परीक्षण कर लिया, तो ऐसी स्थिति में कई बार मन करता है कि एक कुत्ते के ऐसे करते हुए चले जाएं, है ना। तो ऐसे कई बार हो जाता है, तो ये भी हो गया है। मैं दिखा देता हूँ आपको, वो ये हुआ है। पाकिस्तान की एक ट्रेन लगे हाथ, देखो कुछ हो रहा है तो कहीं ये सुनो कुछ आतिशबाजी भी तो होनी चाहिए। तो बीएलए वालों ने कहा कि अच्छा लगता है कहीं कोई ध्यान नहीं दे रहा हम पे, चलो एक काम करो इस ट्रेन को उड़ा दो। तो इस ट्रेन को उड़ाने के बाद पाकिस्तान के 20 सोल्जर्स मारे गए हैं, और पीपल कहा गया है, कहीं कहीं सोल्जर्स भी कहा है। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि पाकिस्तान के आम जनता मारी गई है या सोल्जर्स मारे गए हैं। आम जनता मारी गई है तो दुख है, वो नहीं मारी जानी चाहिए। सोल्जर मरे हैं तो अच्छी बात है। 70 लोग इंजर्ड हो गए हैं। ये बीएलए जो कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, उसने ट्रेन पर ब्लास्ट किया था। इस कदर ब्लास्ट किया कि ट्रेन पटरी से ही हट के अलग हो गई और आस पास जितनी भी गाड़ियां खड़ी थी सब में आग लग गई। और इसमें बड़े स्तर पर ये देखो सब गाड़ियों में आग लग गई है, ट्रेन भी डीरेल हो गई। इस लेवल का ब्लास्ट हुआ है, ठीक है। और ये हुआ कहाँ है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान के क्वेटा में। यहाँ पर अब एक सवाल आप पूछेंगे क्या भाई, एक बात बताइए, बलूचिस्तान वालों के पास हथियार कहाँ से आ रहे हैं इतने एडवांस? ट्रेन उड़ा दी पूरी, कभी पहले भी ट्रेन उड़ाई थी जाफर एक्सप्रेस, कभी पाकिस्तान की किसी और जगह पर हमला कर देते हैं। पाया ये गया है, रिपोर्ट्स में आया है कि इनके पास अमरीकी हथियार आ गए हैं बलूच वालों के पास। और अमरीकी हथियार कैसे आ गए कि जब अमेरिका अफगानिस्तान से बाहर निकला था 2021 में, तब अमेरिका एकदम से बाहर निकल गया था और अपने सारे हथियार यहाँ छोड़ गया था। और अगर अमेरिका अपने हथियार यहाँ छोड़ गया था तो हथियारों को कायदे से तालिबान द्वारा यूज किया जाना चाहिए था। तालिबान तो यूज कर रहा है, बट सवाल उठता है कि ये बलूच वालों के पास कैसे आ गए। कुछ समय पहले खबर आई थी कि जो पाकिस्तान में तालिबान बना हुआ है, तहरीक तालिबान जैसे बोलते हैं, उसके पास भी हथियार पाए गए थे। उनके पास कैसे आ गए? और हथियार आ भी जा रहे हैं, पाकिस्तान पकड़ नहीं पा रहा है।
अब आप समझ रहे हैं कहानी। और आजकल अफगानिस्तान और भारत की जुगलबंदी भी अच्छी चल रही है, दोनों एक दूसरे के साथ बड़े अच्छे से पेश आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट हो रहा है, आना जाना हो रहा है। आप कुछ समझ पा रहे हैं? ये बात मैं कब से आपसे कह रहा हूँ कि पाकिस्तान अंदर कई जगहों पर एक साथ पिट रहा है। बलूचिस्तान में अलग पिट रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में अलग, पीओके में अलग लोगों को परेशानी हो रही है ना। इधर जो सिंध की नदी का पानी सूख गया, उससे एग्रीकल्चर की वजह से अलग परेशानी हो रही है। इधर ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 का खतरा हमेशा मंडराया रहता है। उधर वो कहता है कि तुम ईरान वॉर में यूएस का साथ दो, यूएस कहता है। तो लफड़े पाकिस्तान के साथ बहुत सारे हैं। जब पाकिस्तान एकदम से फटेगा ना, तब आपको पता चलेगा कि ये सारी कड़ियाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। ऐसा ही होता है इंटरनेशनल रिलेशंस में। तो लोग मुझसे कह रहे थे कि इस खबर के बारे में आप बताइए, तो मैंने कहा खबर के बारे में बताऊंगा, पहले वो चीज़ें बता दूं जिस पर लोग चर्चा नहीं कर रहे ज़्यादा। टर्की वाली एक बात और बता दूं मैं, बांग्लादेश में डिफेंस डेवलपमेंट में काम कर रहा है, ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो सूरत हाल अभी ये चल रहा है कि तुम हमारे पड़ोस में उधम मचा रहे हो, हम तुम्हारे पड़ोस में उधम मचाएंगे। आ जाओ, तुमको बांग्लादेश में इंटरेस्ट है, हमको साइप्रस में इंटरेस्ट है। तुम पाकिस्तान को हथियार दोगे, हम साइप्रस को हथियार देंगे। तुम ये सोचोगे कि तुम यहाँ पर कोई अड्डा बना करके अपना हमारे आईमैक कॉरिडोर को, जो कि ग्रीस से जाकर के जुड़ रहा था, उसे प्रभावित कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम इटली में भाभी जी से जाके बात कर लेंगे और दूसरे रूट को तैयार कर लेंगे। ऐसे ही होता है। तो भारत इस समय अपने सभी दुश्मनों को घेर रहा है, और जो टर्की एक बड़ा दुश्मन है साथियों, टर्की एक बड़ा हमारा दुश्मन है। पाकिस्तान बांग्लादेश कोई दुश्मन थोड़ी है। ये तो जिस दिन मोदी जी को लगेगा कि उनकी क्या कहते हैं, कौन सी रेटिंग होती है, पॉपुलर रेटिंग कर रही है, उस दिन बजा देंगे पाकिस्तान को, फिर हो जाएंगे पॉपुलर। जिस दिन लगेगा कि आज कुछ मुद्दा नहीं है, बहुत दिनों से बड़ा सूखा सूखा सा जा रहा है, लाओ काम करो, चिकन नेक्स या जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है इसको चौड़ा कर लेते हैं, वो तो हो लेगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बट एक जो बड़ा मुर्गा है उसको घेरने का मज़ा अलग है। ये बड़े लेवल पर फंडिंग करके हमारे देश में लोगों का ब्रेन वॉश भी करता है, उनको अलग अलग शिक्षाएं दिलवा करके, तालीमें दिलवा करके। तो हमें इस बड़े मुर्गे को झेलना है। ठीक है लाला, बाकी आपसे मुलाकात करूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए